नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 18 में हमने जो टॉपिक कवर कर रहे थे, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, वो था आपका स्लेव डायनेस्टी के बारे में। एंड स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या था? ममलूक डायनेस्टी। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का ही सेकंड पार्ट करेंगे या फिर सेकंड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है। वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो रहा है आपका 1290 से 1320 एडी तक। तो आइए इस खिलजी डायनेस्टी को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से ना छूटे। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत में हम ये पढ़ेंगे कि इसके फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी, इनका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1296 एडी तक। बाय द टाइम पीरियड रिटन इन द ब्रैकेट इट मींस कि इस टाइम से इस टाइम तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो कि जलाउद्दीन खिलजी के बारे में थी वो जरूर पढ़ लेते हैं। जलाउद्दीन खिलजी ने गवर्नर डिप्यूट किया था अलाउद्दीन खिलजी को एट कारा, दैट इज इन इलाहाबाद। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था वो था अली गुरशक। तो अब जल्दी से हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1296 से 1316 एडी तक। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी वो ये कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पावर में आते उन्होंने सबसे पहले जो रियल कॉजेस थे रिवोल्ट्स के उनको पहचाना। उनको देखा कि क्या क्या कॉजेस हैं रिवोल्ट्स के पीछे। तो कुछ जो कॉजेस उन्हें पता चले वो क्या क्या थे, वो ये सबसे पहला इनको ये रीजन मालूम चला कि जो नोबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर थे उस टाइम पर, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा रिवोल्ट्स हो रहे थे। हमें ये पता होना चाहिए नोबल्स कौन है। नोबल्स एक हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर एक हायर क्लास होती थी उस टाइम पर, जिसे हम नोबल्स कहते थे। तो सबसे पहला रीजन यही था कि जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे। सेकंड रीजन वो क्या देखता है कि जो उनका स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था, जिसकी वजह से उनको जो रियल टाइम सिचुएशन थी या फिर रियल टाइम सिनेरियो था उस पर्टिकुलर जगह का वो नहीं पता चल पाता था, जिसकी वजह से जो रिवोल्ट्स है वो बढ़ते जा रहे थे। थर्ड रीजन, थर्ड कॉज वो देखता है क्या कि जो सोशल गैदरिंग्स हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा लोग बार जितना ज़्यादा सोशल गैदरिंग होती थी उतने ज़्यादा लोग राजा के बारे में बुराई करते थे, और यही जो थॉट्स हैं वो आगे अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक प्रिवेल करते थे। एंड द लास्ट रीजन वाज दैट द प्रिविलेंस ऑफ लिकर, मतलब जो शराब थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर प्रिवेल कर रही थी, जिसकी वजह से रिवोल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अब इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए वो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? ही इश्यूड 4 ऑर्डिनेंसेस टू सप्रेस दीज रिवोल्ट्स। अब वो 4 ऑर्डिनेंसेस क्या क्या होंगे? ऑब्वियसली वो जो 4 ऑर्डिनेंसेस होंगे वो इन्हीं 4 कॉजेस के ऊपर होंगे कि इनको हम कैसे रोक पाए। तो आइए उन 4 ऑर्डिनेंसेस के बारे में बढ़ते हैं। उसमें से पहला ऑर्डिनेंस ये था कि सबसे पहले उसने लिकर पर बैन लगा दिया, मतलब शराब बंदी कर दी। सेकंड क्या आता है ऑर्डिनेंस? सेकंड ऑर्डिनेंस ये आता है कि नोबल्स का जो अमीर होने का रीजन था, है ना, वो इतने अमीर क्यों थे? क्योंकि उनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी। जैसा कि हमें पता है उनके पास जमीन कैसे आती थी? इक्ता सिस्टम से आती थी। तो उसने इक्ता सिस्टम को ही खत्म कर दिया और जितनी भी लैंड थी दिल्ली सल्तनत के पास उसको सेंट्रलाइज्ड बना दिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि अपना स्पाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसने रिक्रूटमेंट किया नए स्पाइस का। एंड द लास्ट, इसने जितनी भी सोशल गैदरिंग्स होती थी उन पे रोक लगा दी। तो ये 4 ऑर्डिनेंसेस थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने पास किए थे, जिससे कि रिवोल्ट सप्रेस हो सके। अब कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करे थे। सबसे पहला जो रिफॉर्म आता है वो ये कि इसने दाग और चेहरा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। अब देखिए दाग और चेहरा सिस्टम होते क्या है। देखिए दाग का मतलब क्या था? एक रॉयल सिंबल आप
हॉर्स के पीठ पर लगा देते थे जिससे कि वो डिस्टिंग्विश हो सके कि वो एक रॉयल घोड़ा है। ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी अलाउद्दीन खिलजी को? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता था। करप्शन इन द सेंस कि अगर मैं किसी घोड़े को खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो आप इंफीरियर क्वालिटी का घोड़ा लेते थे जो कि कम दाम में होता था। तो इसी इंफीरियर जो घोड़े होते थे इनको खरीदने, इनकी खरीदाई से बचने के लिए इसने एक डार्क सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और एक चेहरा सिस्टम इसने इसलिए किया जिससे कि यूनिक आइडेंटिटी हो सके हर एक सोल्जर की। तो चेहरा सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आता है कि पिक्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ अ सोल्जर। उसके साथ साथ कुछ इसने मार्केट रिफॉर्म्स भी करे जिससे कि इकोनॉमिक फ्लरिश करे। मार्केट रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ेंगे कि इसने अलग अलग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट इसने इस्टेब्लिश किया था वो था आपका दीवाने मुस्तकराज। अब दीवाने मुस्तकराज का जो डिपार्टमेंट था इसका मकसद क्या था, ये डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया था? ये डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया था जिससे कि जितना भी हमारे लोन्स हैं, जितना भी हमारा बकाया है उनको हम रिकवर कर सकें। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज क्या थी कि इसने एक ऑल इंडिया एम्पायर भी स्टैब्लिश किया था। एंड ऑल इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश करने की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी को हम सिकंदर ए सैनी भी बोलते हैं। और इसे सिकंदर ए सैनी क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू कन्क्योर द होल वर्ल्ड। ये अलेक्जेंडर के नक्शे कदम पर चल रहा था। एंड जैसे अलेक्जेंडर का पूरा सपना था कि वो पूरी दुनिया को जीते, विश्व विजेता बने, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सपना था जिसके लिए इसने एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाया था। उसके बाद कुछ कैंपेन्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के। सबसे पहला क्या है, 1299 में उसने गुजरात को कैप्चर कर लिया था। सेकंड क्या आता है, 1303 ने इसने चित्तौड़ को भी कैप्चर कर लिया था। एंड चित्तौड़ उस समय क्या थी, मेवाड़ की कैपिटल थी। एंड इसी इंसिडेंट में ही हमें यह देखने को मिलता है कि जो रानी पद्मिनी और जितनी अलग अलग विमेन्स थी इन्होंने जौहर कमिट किया था इसी साल में, डेट इज 1303 एडी पर। एंड इसी के ऊपर एक फेमस मूवी भी है जो हम सब ने देखी है, वो है पद्मावती। एंड उसका और दूसरा क्या कैंपेन था, थर्ड कैंपेन वॉज कि 1306 से 1311 तक उसने एक साउथ इंडिया कैंपेन चलाया। उस साउथ इंडिया कैंपेन के अगेंस्ट उसने अलग अलग जो साउथ इंडिया में डायनेस्टी प्रिवेल कर रही थी उनको हटाया वहां से और दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व कायम करा वहां पर। उनमें से कुछ डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, जैसे कि यादव्स ऑफ देवगिरी। देवगिरी को हम दौलताबाद भी बोलते थे उस टाइम पर, और आज का जो नाम है वो है औरंगाबाद। नेक्स्ट आते हैं आपके कटातिया ऑफ वरंगवाल। एंड वरंगवाल का आज का नाम क्या है, तेलंगाना। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके होयसला ऑफ द्वार समुद्र, एंड वो कहाँ है, कर्नाटका में है। फोर्थ पे आते हैं आपके पांड्याज ऑफ मदुरई, दैट इज इन तमिलनाडु। तो ये कुछ डायनेस्टीज थी ये साउथ इंडिया कैंपेन के द्वारा जो इसने ओवरकम किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ नोट्स जो कि आपके स्टैटिक जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कि वो ये कि एक बुक है जिस बुक का नाम है पद्मावत, और ये बुक लिखी थी मलिक मोहम्मद जयासी ने कौन से ईयर में, 1540 एडी में। एंड कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। अब सिंस यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि और कौन से ऑथर या फिर और कौन से पोइट रहे हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसी में एक हमारा नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का काफ़ी रिकग्नाइजेबल कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी लैंग्वेज में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है अमीर खुसरो के बारे में, वो ये है कि अमीर खुसरो को हम तोता ए हिंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया था तबला एंड सितार। नेक्स्ट अमीर खुसरो ने 9 राजाओं का शासन देखा था। 9 राजाओं के अंदर वो काम कर चुके थे अमीर खुसरो। उसके बाद अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था खज्म उल फतेह। एंड ये बुक किसके ऊपर थी, खिलजी के ऊपर थी। एंड इसी बुक में
जो जौहर का इंसिडेंट था वो मेंशन था, एंड वो इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। सॉरी। उसके बाद अमीर खुसरो के साथ साथ जो और मुस्लिम कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो कौन कौन से? एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कौन थे? अमीर खुसरो। सेकंड आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जयसी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिन्होंने बुक भी लिखी थी एक, पद्मावत। एंड थर्ड नंबर पर आते हैं आपके अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के दरबार में थे। तो इन तीन मुस्लिम्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें, हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद उर्दू लैंग्वेज का जो डेवलप रही और जो फ्लरिश हुई, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश रही थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो यहीं पर हमारी खिलजी डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो हमने कवर कर लिए हैं। एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा भी लगा होगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।